फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट का पूरा ए टू जेड हम लोग इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे और विथ फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में तो पूछता ही है। लेकिन सपोज करिए अगर आपने बाई चांस किसी ऐसे कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहाँ का जो प्रोडक्शन है, जहाँ का जो प्रोडक्ट है वो अमोनियम नाइट्रेट ही है, ठीक है। तो आपसे अमोनियम नाइट्रेट के बारे में काफी डिटेल्स में वो पूछेगा इंटरव्यू में। यहाँ तक कि आपसे फ्लो चार्ट, फ्लो शीट भी बनवा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। हम लोग फ्लो चार्ट भी बनाएंगे और बाकी सारी चीजें जो भी हैं कि कैसे बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है और कहाँ पे इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही आप लोग अगर कोई नए लोग के पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि ये देखिए एक विस्फोटक का भी काम करता है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ शुरू में ही थोड़ा सा। और ये आपको यहाँ पे इस कट्टे के रूप में या बैग में भरा हुआ है, तो ये एज ए फर्टिलाइजर भी यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद रॉ मटेरियल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमोनियम नाइट्रेट, मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा है क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज करेंगे उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद रिएक्शन जो भी इसको बनाने में यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं उसके बारे में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्लो शीट या फ्लो चार्ट बनाने के लिए और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर जब से अमोनियम नाइट्रेट बनना चालू हुआ है तब से कौन कौन सी मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इसमें आती रही है, ठीक है। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है अमोनियम नाइट्रेट प्लांट्स इन इंडिया। अमोनियम नाइट्रेट इंडिया में कौन कौन सी कंपनी बनाती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है, ठीक है। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है और वो भी स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है। इसका मतलब ये है कि इससे केवल नाइट्रोजन प्राप्त होता है, इसलिए इसको स्ट्रेट बोल रहे हैं। और इसमें जो इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3, ठीक है। और इसमें जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है 35% के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और जो यूरिया होता है उसमें 46% होता है, और जो अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट उसमें लगभग 21% होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अमोनिया में जो सबसे ज्यादा, यूरिया में जो सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, उसके बाद सबसे ज्यादा किसमें होता है, अमोनियम नाइट्रेट में, ठीक है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट में। तो ये पॉइंट भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूरिया ग्रेटर देन अमोनियम नाइट्रेट ग्रेटर देन अमोनियम सल्फेट, मतलब ये नीचे इसका परसेंटेज दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के परसेंटेज को घटते हुए क्रम में दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 तक क्या हो रहा था, इसका यूज एज ए एक्सप्लोसिव यूज हो रहा था। क्या? एक्सप्लोसिव। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। एक्सप्लोसिव मतलब कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वार में, मतलब कि विश्व युद्ध में एक कंट्री दूसरे कंट्री से युद्ध करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो उसमें एक देश दूसरे देश पे क्या बम गिराते हैं, तो उनको तबाह करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वहां पे बम के रूप में एक्सप्लोजन करते हैं, जो धमाका होता है। तो उसमें भी वर्ल्ड वार 2 तक ये काफी यूज हो रहा था, ठीक है।
उसके बाद आप लोग ये जो इसका फॉर्मूला उसे जान ही रहे हैं कि ये 2 आयन से मिलकर बना हुआ है, अमोनियम आयन और ये नाइट्रेट आयन। ठीक है, जो ये होता है क्विक होता है, क्विक एक्टिव, और ये होता है स्लो एक्टिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं बारी बारी से। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि इसका केमिकल जो फार्मूला होता है आप लोग जान ही रहे हैं, NH4NO3। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर इसका वेट है वो 80.5 होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यम डॉट पी डॉट लिखा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब कि किस पे ये पिघलता है, किस टेम्परेचर पे ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, मेल्ट होगा। 170 पे क्या होगा, ये मेल्ट होगा। मतलब सपोज ये सॉलिड है तो सॉलिड से क्या होगा, ये मान लीजिए सॉलिड है ये, तो इसको बॉयल होने के लिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि 170 से कुछ ऊपर टेम्परेचर जाना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। फिर उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉयल होना चालू होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही इसको हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं और इससे ऊपर ले बढ़ते हैं तो ये डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। डिकम्पोज होने का मतलब कि जो भी इसका इसमें जो मिले हुए हैं NH4NO3, इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें ये ब्रेक होने लगता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उन सारे में ये अलग अलग डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल है, मतलब कि पानी में घुलनशील है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें 180 ग्राम क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट घुल सकता है। ठीक है, और घुलता है 180 ग्राम, 100 ग्राम पानी में 180 ग्राम, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जितना पानी नहीं है उससे ज़्यादा ये घुल जाता है। ठीक है, लेकिन अब लोग जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी वो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। टेम्परेचर घटाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, घटती है उस चीज़ की। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब वही अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें देख रहे हैं कि 100 ग्राम पानी में 843 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट घुल जा रहा है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घुलनशील है। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इसका 35 से 37 डिग्री होता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, सपोज करिए अमोनियम नाइट्रेट जैसे यूरिया होता है। ठीक है, तो सपोज जो यूरिया का आप लोग देखे हैं, जो खेत में खाद छिड़कते हैं यूरिया, उसको अगर आप कट्टे से कहीं गिरा रहे हैं जमीन पे, अगर उसको उड़ेल रहे हैं ऐसे कहीं जमीन पे, तो एक देख रहे होंगे ऐसे शेप बनता है, ये सब यूरिया है। ठीक है, ये शेप बनता है इस टाइप से। अगर यूरिया ऐसे गिरा रहे हैं, काफी सारे 8-10 बोरे आप यूरिया गिरा रहे हैं एक ही जगह पे, तो ये इस टाइप का एक शेप बनता है। ठीक है, ये सारे यूरिया हैं ऐसे करके। ठीक है, आप कहीं जमीन पे गिराते हैं, कोई भी अनाज गिराते हैं, कोई सरसों हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, तो इस टाइप का शेप बनता है। तो उसी तरीके से अगर अमोनियम नाइट्रेट को इस तरीके से गिराया जाए तो ये एक एंगल बनता है। वो एंगल, जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये जो एंगल होता है 35 से 37 डिग्री होता है। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टोरेज करने में इसको। ठीक है, स्टोरेज करने में इसका काफी रोल होता है एंगल ऑफ रिपोज का। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है इट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब क्या, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं नमक का, सॉल्ट जो NaCl होता है अगर सॉल्ट को आप बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे खुला छोड़ देते हैं NaCl को, तो देखते हैं कि वो गीला गीला हो जाता है, मतलब कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी तरीके का जो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उसको हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहते हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर के बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, मतलब कि मॉइस्चर बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है,
उसके बाद अगला पॉइंट है इट हैज नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब अमोनियम नाइट्रेट को किसी चीज में मिलाते हैं, सपोज करिए पानी में ही मिला रहे हैं, ठीक है, पानी में ही अमोनियम नाइट्रेट को मिला रहे हैं, तो जो इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि जब इसको पानी में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर डाउन करता है ये, ठीक है, मतलब कि ऊष्मा ये डाउन करता है, ये इससे इसका टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। सपोज करिए अगर पानी का टेम्परेचर इसमें 20 डिग्री सेल्सियस रहा हो, ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट आप इसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद हो सकता है कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है, पूरे का। तो ये इसका हो गया इट हैज नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद अगला जो है ये एक्सप्लोसिव नेचर का बता दिया आपको कि वर्ल्ड वार 2 में इसका यूज किया जा रहा था एज एक्सप्लोसिव, और यहाँ तक कि अभी तक भी इसका यूज करते हैं एज ए एक्सप्लोसिव। उसको हम लोग जब इसका पढ़ेंगे कि यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके प्रॉपर्टी के बारे में। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है इसका यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका यूज क्या है, सबसे पहला यूज क्या है, फर्टिलाइजर्स। तो जब इसको फर्टिलाइजर में यूज करते हैं तो इसको डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, और इंडिया में तो एकदम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको बैन कर दिया है। क्योंकि जो आतंकवादी लोग हैं, इसका चूंकि ये खाद के रूप में बना है, सपोज करिए खाद के रूप में बन रहा है, ठीक है, तो खाद तो कोई भी खरीद सकता है, उसमें ये थोड़ी हम पूछने जाएंगे कि तुम कहीं आतंकवादी तो नहीं हो, ठीक है, खाद तो कोई भी खरीद सकता है। तो इसलिए होता क्या था कि आतंकवादी लोग खाद चूंकि इजिली अवेलेबल है, तो उसको खरीद के उसको हम विस्फोट करने के काम में, आतंक फैलाने के काम में करते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बैन कर दिया है इंडिया में, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है खाद के रूप में इंडिया में अभी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन और जगह कंट्री में भी इसका यूज होता है। और इसका जब खाद के रूप में यूज होता है तो वो भी नाइट्रोलाइम के फॉर्म में होता है, नाइट्रोलाइम या नाइट्रोस चौक या कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CaCO3 और NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हम लोग क्या करते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, इसका जो एक्सप्लोसिव नेचर होता है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तब उसके बाद हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोलाइम, ठीक है। नाइट्रो मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट से आया है, और लाइम मतलब कि CaCO3, ठीक है। तो नाइट्रो लाइम हो गया, और या इसको इसी को नाइट्रो चाक भी बोलते हैं, कैन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ASN, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो इस रूप में भी इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट में हम क्या करते हैं, सल्फेट मिला देते हैं, तो इसका नाम ऐसे अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट हो जाता है। तो इस रूप में इसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो है एक्सप्लोसिव के रूप में यूज होता है, मतलब कि बम वगैरह बनाने में, जैसे TNT है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, RDS एटसेट्रा, इसमें मिक्स करके एक्सप्लोसिव में यूज करते हैं। एक्सप्लोसिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों, जैसे जो माइनिंग होती है, माइंस होते हैं, जैसे कोयले की खान हुआ या फिर किसी और बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, माइनिंग खुदाई करने के लिए जब उसको पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, चट्टानों को तोड़ना पड़ता है, तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, रॉकेट फ्यूल के रूप में भी यूज होता है, जो एस्ट्रोलाइट है, जो कि अमोनियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, ये एज ए रॉकेट फ्यूल भी यूज होता है। उसके बाद फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में यूज होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो निगेटिव होता है, जो हीट ऑफ इसका सॉल्यूशन होता है वो निगेटिव होता है, तो इसलिए ये फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके यूज। और एक चीज में और है कि ये जो सारे यूज हैं, इसमें एक और यूज होता है कि अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन का फॉर्म में भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो ये इसके सारे यूज हो गए। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए यहाँ पे जैसे ये है बैग दिखाया हुआ है यहाँ पे आपसे,
इस टाइप से बैग के फॉर्म में ये मिलते रहते हैं जो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। उसके बाद एक्सप्लोजन का आपको पता चल ही गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद ये इसका एक यूज और है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ANFO। AN मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट 94% और 6% फ्यूल ऑयल, जो इनका मिक्सचर होता है, ये भी एक्सप्लोसिव के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म का एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ANFO का फुल फॉर्म बताइए या फिर उसका कंपोजिशन। तो 94% उसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है और 6% फ्यूल ऑयल होता है। तो इसका भी यूज हम लोग करते हैं एज ए एक्सप्लोसिव के रूप में, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोसिव होते हैं, तो उसमें एक टाइप का ये भी है। उसके बाद अगला जो रॉकेट फ्यूल बताया था आप लोगों को, रॉकेट फ्यूल में यूज करते ही हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अगर थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो बहुत ही सिंपल इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है। पहला है एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस मतलब कि उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। एकदम समझिए कि 99.5% या 99.9%, मतलब जितना कम से कम हो सके पानी रहे मतलब कि पानी कम से कम रहे, मतलब कि देखिए 99.5 मतलब कि 0.5% पानी होगा, तो इतना निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए मुश्किल होता है उसको निकालना। या 99.9 इस टाइप से, मतलब कि पानी की मात्रा उसमें नहीं होती है, उसको एनहाइड्रस अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, HNO3 चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट, जो कि कमर्शियल ग्रेड का होना चाहिए। कमर्शियल ग्रेड का जो HNO3 होता है वो 52 टू 60% कंसंट्रेशन का होता है, जो कमर्शियल ग्रेड का होता है। और इसके साथ में क्ले मतलब मिट्टी, डाई एटोमेसियस अर्थ या कीजेलगूर, ठीक है। ये एक टाइप की मिट्टी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो एक एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ठीक है। तो इसके एक्सप्लोसिव नेचर को खत्म करने के लिए इन मिट्टी का यूज करते हैं, इसके अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर इसकी लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर इसकी पतली लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, इसका एक्सप्लोसिव नेचर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो कीजे लगूर है या इसको डाई एटोमेसियस अर्थ कहते हैं या क्ले, तो ये जो मिट्टी होती हैं इनका नेचर होता है एज ए इंसुलेटर का काम करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका रॉ मटेरियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये अमोनिया स्टोरेज है, इस टाइप से होता है अमोनिया स्टोरेज। जब आप लोग प्लांट में जाएंगे, मैं तो यहाँ पे ही काम करता हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं जब आप कहीं VT वगैरह में जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग में। उसके बाद अगला है, ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का स्टोरेज टैंक होता है HNO3 का। इस ऐसे स्टोरेज टैंक से इसको हम लोग लेते हैं HNO3, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है यही मिट्टी है, जो ये कीजेलगूर है ना, ये इस टाइप का होता है। तो इसी का लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं, इसके जो दाने होते हैं अमोनियम नाइट्रेट के, एप्रिल्स होते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे इसको चढ़ा देते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोशीट तो उसमें इसका जिक्र आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल यूज हुआ उसकी क्वांटिटी कितनी यूज हुई। जो हमारा मेन रॉ मटेरियल था क्या, अमोनिया था और HNO3 था, ठीक है। तो अगर आपको 1 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बनाना है तो उसमें 0.22 टन अमोनिया लगेगा, एनहाइड्रस अमोनिया। और 60% कंसंट्रेशन का जो कमर्शियल ग्रेड था, कमर्शियल ग्रेड, वो 60% कंसंट्रेशन का होता है और उसका 1.38 टन चाहिए, ठीक है। तो 0.22 टन एनहाइड्रस अमोनिया और 1.38 टन जो है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रिएक्शन देखिए, ये जो रिएक्शन है, जो हम लोग अमोनिया और HNO3 जो रिएक्शन कराते हैं अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए, वो उसका मेन रिएक्शन है, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन है वो इसका ये है, ठीक है। अमोनिया
और प्लस HNO3 दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पे अमोनिया क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो बेस और एसिड का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए, और ये जो दोनों बनाते हैं साल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अमोनिया क्या है, बेस, और HNO3 एसिड हो गया, और ये जो हमारा बना अमोनियम नाइट्रेट ये एक तरीके का सॉल्ट है। आप लोग जानते हैं कि बेस और एसिड रिएक्ट होके न्यूट्रलाइज होके, ये जो रिएक्शन होता है ये न्यूट्रलाइजेशन का होता है, न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो और इसी के साथ ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही उष्मा इसमें निकलती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट बनाने में आपको यहाँ पे माइनस, तो आप जानते हैं हीट रिलीज होता है तो उसको माइनस में लिखते हैं एंथैल्पी को, तो 22.6 किलो कैलोरी उष्मा निकल रही है, ठीक है। इसका मतलब कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब ये 2 रिएक्शन और हैं। तो पहला तो जो था, जो ये रिएक्शन है, देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो है जब इसको टेम्परेचर थोड़ा देंगे इसको तो ये डिकम्पोज होता है, ऐसे डिकम्पोज होगा। तो ये है N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग इसको पढ़े होंगे जीके में, लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है लाफिंग गैस वाला, मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट से नाइट्रस ऑक्साइड बनने का ये जो होता है रिएक्शन स्लो रिएक्शन होता है, मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एक और रिएक्शन होता है इसके डिकम्पोजिशन का, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन जो है उसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन में चेंज होता है और पानी कुछ निकलता है। जो ये रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, मतलब कि बहुत तेजी से होता है। इसको जो टेम्परेचर अगर अच्छा खासा मिल गया तो ये विस्फोट कर देगा, इंस्टेंटेनियस बहुत तेजी से होता है और तत्काल होता है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन है। नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका हम लोग जब अभी आगे डिस्कस कर लेंगे इसको थोड़ा सा, या फिर अभी वो इसका देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यहाँ पे इसको यूज में आप लिख सकते हैं कि जो वहाँ पे यूज में हम लोग पढ़े थे वहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था कि जो ये रिएक्शन है इस रिएक्शन से हम लोग जानबूझ के ये रिएक्शन कराते हैं। तो इसको अगर 200 से ये 260 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हम लोग जानबूझ के कराते हैं। क्या होता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये हमारा जो एनेस्थेसिया होता है, मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी का ऑपरेशन होता है जिस भी पार्ट का, बॉडी के जिस भी पार्ट का, उसको शून्य कर देते हैं। शून्य करने मतलब कि वो वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होता, ठीक है। उसको आप चिकोटेंगे तो वहाँ पे दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे ऑपरेशन आसानी से कर पाते हैं। तो जो एनेस्थेसिया हुआ, मतलब जो शून्य करने का जो दवा हुआ, ठीक है, एनेस्थेसिया उसको बोलते हैं, तो उसमें इसी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली ये बोलते हैं कि एनेस्थेसिया में अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है, तो वो जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इस रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका यूज है। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो यूज है वो मेडिकल पर्पज के लिए भी यूज होता है। आप लोग यूज में लिख लीजिएगा, एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, मेडिकल पर्पज के लिए भी, ठीक है। तो मेडिकल पर्पज में क्या हो गया, यही हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, ठीक है। अभी जो जो विस्फोट कराते हैं उसमें ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जिसमें एलिमेंटल नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट बनाने के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं, इससे पहला है आपका प्रिलिंग प्रोसेस। तो प्रिलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इस टाइप के प्रिल्स फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको देखने में लग रहा होगा कि ये यूरिया है, लेकिन ये यूरिया नहीं है, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट के प्रिल्स हैं, ठीक है। देखिए व्हाइट, कितना व्हाइट है। जैसे यूरिया के जो प्रिल्स मतलब कि लगभग स्फेरिकल फॉर्म में, आप लोग यूरिया का दाना देखे होंगे, मतलब दानेदार, ठीक है। तो वो लगभग स्फेरिकल शेप का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिल्स बोलते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं,
प्रीलिंग टावर का यूज करते हैं, मतलब कि जिस टावर में ऐसे प्रिल्स बनते हैं। प्रीलिंग टावर क्या होता है, एक बड़ा सा टावर होता है, बहुत बड़ा, 100 मीटर का, 100 से 150 मीटर के ऊंचे के हाइट के होते हैं। सोचिए जो हम लोग सिक्स मारते हैं, छक्के मारते हैं, तो 100 मीटर का गया तो सोचते हैं यार कितना लंबा छक्का मारा। सोचिए इतने लंबे लंबे टावर होते हैं, ठीक है। तो ये टावर कुछ नहीं होता है, इस टाइप का टावर होता है, और यहाँ से नीचे से इसमें एयर जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका स्टोर करने का रहता है, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको मेल्ट फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, अमोनियम नाइट्रेट लगभग 98% कंसंट्रेशन का जो मेल्ट फॉर्म में होता है, मतलब कि मेल्ट मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या करते हैं यहाँ से गिराते हैं, ठीक है। तो जब गिराते हैं तो यहाँ से क्या है, ये एयर जा रही है, यहाँ से एयर जा रही है, और ये गिरता है तो नीचे आने के बाद क्या होता है, ये दाने के रूप में यहाँ बन के यहाँ पे नीचे गिर जाता है, ठीक है, और ड्राई भी हो जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे गिरेगा वो ऊपर से वो इस रूप में, यही दानेदार वाला ये पार्ट यहाँ से मिलता है, इसको हम लोग क्या करते हैं फिर बैग में भर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिंग टावर, मतलब कि ऐसा टावर जिसमें प्रिल्स फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है बता दिया, कि ऊपर से जो लिक्विड अमोनियम नाइट्रेट है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, उसको गिराते हैं, नीचे से एयर जाती है, एयर क्या होती है, जो भी इसमें मॉइस्चर होती है उसको लेके निकल जाती है, और जो लिक्विड अमोनिया उसको सॉलिडिफाई कर देती है, और उसको स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है क्या, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल मिलते हैं। देखिए ये जो है क्रिस्टल फॉर्म में है, यहाँ पे देख रहे होंगे, इन दोनों में देखिए कितना फर्क है, ठीक है। ऐसे लग रहा है चीनी है, ठीक है, लेकिन चीनी नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट है। तो ये जो क्रिस्टल फॉर्म में है, तो अगर इस फॉर्म में आपको प्राप्त करना हो, जरूरत है, तो वो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा यूज आएगा आपका स्टेंजल प्रोसेस, जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल यही यूज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, तो इसलिए यही प्रोसेस यूज हो रहा है। उसके बाद अगला जो और इसी को हम लोग फ्लो शीट के रूप में इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो प्रीलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, एक स्टेंजल प्रोसेस, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा किस पे, स्टेंजल प्रोसेस पे, ठीक है। उसके बाद एक चौथा मेथड होता है स्टेंजल प्रोसेस में। इसकी विशेषता ये है कि स्टेंजल प्रोसेस से हम लोग प्रीलिंग प्रिल्स फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त कर सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही एडवांटेज है, इसलिए ये यूज होता है, काफी फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रोसेस है ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, देखिए ग्रेन्यूल्स इस रूप में होते हैं, जैसे आप लोगों ने गाँव में पढ़ा होगा कि जो मटिया खाद होती है, लोग कहते हैं मटिया खाद, तो वो इस रूप में होता है, ठीक है, काले काले भी होते हैं। तो देखिए प्रिल्स में और इसमें काफी अंतर है, ठीक है। जो ये प्रिल्स होता है इसमें लगभग यूनिफॉर्म साइज के रहते हैं, ठीक है, 1.5 mm साइज के लगभग, ठीक है। लेकिन जो ये होता है, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो स्फेरिकल शेप के तो होते हैं, और वो भी प्योर स्फेरिकल नहीं रहते, थोड़ा सा इस टाइप के रहते हैं, इस टाइप के रहते हैं, कुछ स्फेरिकल भी होंगे इसमें, कुछ छोटे होंगे तो कुछ बड़े भी होंगे, तो इसमें साइज का जो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इसको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बोलते हैं। तो जब हमको ग्रेन्यूल्स के रूप में हमको चाहिए अमोनियम नाइट्रेट, तो हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं फ्लोशीट स्टेंजल प्रोसेस का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए ये रहा फ्लो शीट, ये कौन सा प्रोसेस है, स्टेंजल प्रोसेस है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को रिएक्शन याद ही होगा, रिएक्शन क्या था, NH3 प्लस HNO3 गिव्स क्या दे रहा था, NH4NO3 प्लस हीट, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखिएगा। और एक चीज यहाँ पे और याद रखने वाली बात है कि जो HNO3 था उसका जो कंसंट्रेशन था 50 to 60% था, ठीक है, मान लेते हैं 60%, ठीक है, 50 to 60% तक रहता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो 60% है। तो जब 60% HNO3 है तो इसमें 40% क्या है, तो वो जो 40% है वो पानी है, ठीक है। तो इस चीज को, इस पानी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं।
सबसे पहले लिक्विड अमोनिया स्टोरेज टैंक है, ये जो ये बनाया हुआ है लिक्विड अमोनिया स्टोरेज टैंक है। यहाँ से हम लोग अमोनिया स्टोर रहती है, ठीक है, वहां से अमोनिया लेते हैं। और ये जो है हमारा HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड स्टोरेज टैंक है, ठीक है। तो जो अमोनिया है यहाँ से लिए हम लोग, ये कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कितना फ्लो जाना है, इसको हम लोग ले जाते हैं अमोनिया वेपोराइजर में, ठीक है। चूंकि लिक्विड अमोनिया स्टोर रहती है इसमें लिक्विड फॉर्म में, तो इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या हुआ, इसको ले गए यहाँ पे अमोनिया वेपोराइजर में, यहाँ पे अमोनिया ये वेपोराइजर है, ये जो इक्विपमेंट दिखाया हुआ है यहाँ पे ये अमोनिया वेपोराइजर है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, जो एरो ये ब्लैक वाला अंदर ये दिखा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये है स्टीम का एक कॉइल होता है। तो ये स्टीम समझिए इसमें इन हो रही है, ये स्टीम इसमें जा रही है और ये स्टीम इसमें कंडेंसेट आउट हो गया, ये कंडेंसेट है, ये जो लाइन है, मतलब कि स्टीम को आप कंडेंस करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। तो कंडेंस कैसे होगा, स्टीम को आपको ठंडा करना पड़ेगा। तो वही चीज है, अमोनिया ठंडी होती है और स्टीम को इसमें इंसर्ट करते हैं, तो अमोनिया क्या होती है, जो लिक्विड अमोनिया होती है ठंडी, वो वेपर बन के निकल जाती है और स्टीम क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो लगभग 140 के आसपास हो जाता है, 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो स्टीम तो आपका ये अलग इसका मैटर है, ये कंडेंसेट बन के यहाँ से निकल जाता है, ये कंडेंसेट निकल गया इसका, ठीक है। अब ये गया इसमें। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे HNO3 था, इसको पंप के द्वारा यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड ट्रांसफर पंप, ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड टैंक है उससे इसको ट्रांसफर करके यहाँ पे 2 हीटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, फर्स्ट अमोनिया प्री हीटर यहाँ पे लगभग 95 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस इसके आउटलेट का टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है इससे गर्म होने के बाद क्या है, यहाँ से स्टीम लेते हैं, इसमें से निकल जाती है। ये जो इंडिकेशन है वो हीट एक्सचेंजर का होता है, यहाँ पे ऐसे करके जो निशान बनता है, ठीक है। मतलब कि इसमें स्टीम इन हो रही है यहाँ से और ये स्टीम आउट हो गया, मतलब कि उसको गर्म करने के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे 95 डिग्री से टेम्परेचर मिल गया। चूंकि हमको और टेम्परेचर कितना ले जाना है, लगभग 160 के आसपास ले जाना है टेम्परेचर, ठीक है। तो हमको और हीटअप करना पड़ेगा। तो एक हमने सेकेंड अमोनिया प्री हीटर और लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जब इसका टेम्परेचर हम 160 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो जो HNO3 है वो 160 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ही ज्यादा कोरोसिव नेचर का हो जाता है। मतलब कि हाई टेम्परेचर पे जो इसका कोरोजन करने का रेट है, मतलब कि जंग लगाने का जो इसका रेट हो जाता है वो काफी बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो ये एक्सचेंजर यूज करते हैं हाई टेम्परेचर वाले, जो सेकेंड HNO3 प्री हीटर है, ये एक स्पेशल एलॉय जो मिश्र धातु होता है उसका बनाना पड़ता है, टेंटेलम करके होता है, टेंटेलम करके, ठीक है। टेंटेलम, क्या, टेंटेलम, TANTLUM, टेंटेलम एक मिश्र धातु है। तो इसके एक्सचेंजर बनाने पड़ते हैं, जो हीट एक्सचेंजर है इसके बनाने पड़ते हैं इस धातु के, कि हमारा कोरोजन ना हो, और ये काफी महंगा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका जब 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, तो इसको ऊपर यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से और पूरा ये वाला पोर्शन जो है ये रिएक्टर का पोर्शन है, ठीक है। ये रिएक्टर है ये वाला पोर्शन, और जो ये पूरा बॉक्स बना हुआ है आपका, ये एक डब्बे टाइप का, इस टाइप का ये बना हुआ है, ये क्या है, सेपरेटर है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो इसलिए पूरे सिस्टम को दोनों को मिलाकर बोलते हैं रिएक्टर कम सेपरेटर, ठीक है। मतलब कि रिएक्टर भी है और सेपरेटर भी है, ठीक है। और उसका जो ये दिख रहा है जाली टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है कि जो यहाँ पे अमोनिया वेपर आई, और चूंकि यहाँ पे ये HNO3 आया जिसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है, ये दोनों यहाँ पे मिक्स होते हैं, ठीक है। तो चूंकि रिएक्शन तभी होगा जब दोनों आपस में मिक्स होंगे, ठीक है। सपोज करिए कोई पतली सी लाइन है आप यहाँ पे, और इसी में क्या करें, यहाँ से अमोनिया दे रहे हैं गैस, और यहीं से आप HNO3 दे रहे हैं, HNO3, ठीक है। और दोनों को आप इसमें डालेंगे तो क्या, अगर ये पूरा खाली रहेगा तो पूरा का पूरा एक साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, चूंकि इनका
कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं कि इस जो रिएक्टर है इसमें एक स्टेनलेस स्टील की क्या करते हैं, जाली लगा देते हैं, काफ़ी सारी जाली ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके, इससे फिर इसके जस्ट नीचे एक और जाली, इसके नीचे और एक जाली, ऐसे करके। तो कि मतलब कि यहाँ पे जो अमोनिया आए NH3 और HNO3, तो दोनों थोड़ा इसमें कुछ टाइम रुकें कि रिएक्शन हो पाए, जिससे इनका कांटेक्ट टाइम बढ़े। तो इसलिए क्या करते हैं, एक ऐसा सीव लगा देते हैं, सीव मतलब कि जाली, स्टेनलेस स्टील सीव, ठीक है। तो ये दो सीव हैं, इनका क्यों, कांटेक्ट टाइम बढ़ाने के लिए, जिससे कि रिएक्शन प्रॉपर हो सके। तो दोनों क्या हुआ, रिएक्ट हुई, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और इसमें 40% पानी भी है, ठीक है। तो रिएक्ट होने के बाद लगभग इनका टेम्परेचर यहाँ का 200 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो इसमें हीट उत्पन्न हुई, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो इसमें हीट स्टीम हुई उत्पन्न हुई, वो कहाँ जाती है, वो जो 40% पानी है उसको स्टीम बनाने में यूज हो जाती है, ठीक है। जो इसमें पानी है 40%, वो पानी क्या होता है, इस उष्मा का यूज करके स्टीम में कन्वर्ट होकर ऊपर से निकल जाता है, बाकी जो अमोनियम नाइट्रेट है वो नीचे लिक्विड फॉर्म में हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टर कम सेपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में तो क्या हुआ, रिएक्शन हो गया, और इस वाले पोर्शन में क्या हुआ, सेपरेटर हो गया। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये जो वाला पोर्शन है ये रिएक्टर हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है वो सेपरेटर हो गया, लेकिन एक ही में जुड़े रहते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्टर का कम सेपरेटर। और एक चीज ये भी है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो चीज है ये ऐसे क्यों बनाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके क्यों बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऐसे, इससे सेपरेटर के अंदर ले गए हैं, क्यों ले गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो इसका आउटलेट है, रिएक्शन होने के बाद जो भी मटेरियल होता है उस सेपरेटर में टेंजेंशियली इंटर करता है। टेंजेंशियली इंटर करने का मतलब ये, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, कि जब कोई भी डब्बा होगा या वेसल होगा, ठीक है, आप एग्जांपल के लिए आप डब्बा ले लीजिए, कोई सपोज करिए आपके पास ये कोई इस टाइप का एक डब्बा है, ठीक है। तो सपोज करिए आप अगर इसको कुछ भी इसमें डाल रहे हैं, सपोज करिए, तो जो इसका दीवार है उसको पकड़ के नीचे आए ऐसे करके, दीवार जो इसका टैंक का दीवार है, तो उसको हम इस तरीके से इसमें इंटर कराते हैं कि उसका दीवार को पकड़ के वो आराम से नीचे आए ऐसे, ठीक है। तो जो इस तरीके से इनलेट कराते हैं, इसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं टेंजेंशियली इनलेट करा रहे हैं, ठीक है। टेंजेंशियली मतलब कि जो इसका वॉल है उसको पैरेलल में, ठीक है, कि जो उसका अंदर वाला सरफेस है उससे सट के जो भी लिक्विड है वो बाहर आए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, यहाँ पे आता है, ठीक है, और स्टीम ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा अंदर करके ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे आपको मिल गया क्या, 98.5% कंसंट्रेशन का यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है इस बॉटम में यहाँ पे, ठीक है। 98.5% कंसंट्रेशन का अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो ऊपर स्टीम निकली, इसमें क्या होगा, स्टीम होगा मतलब कि H2O, कुछ अमोनिया भी होगी, कुछ अमोनियम नाइट्रेट भी होगा, NH4NO3, ठीक है। तो जो इसमें यहाँ पे ऊपर से क्या निकलेगा, एक तो स्टीम मतलब कि H2O, उसके बाद कुछ अमोनिया भी रहेगी NH3, ठीक है, उसके बाद कुछ अमोनियम नाइट्रेट भी रहेगा, और कुछ HNO3 भी रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन होता है वो 100% नहीं हो पाता है कन्वर्जन, तो इसलिए इसमें ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ये स्टीम के साथ जाएंगी, तो इसको हम लोग ऐसे ही बाहर फेंक नहीं सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत ही इश्यू होता है, क्योंकि अमोनिया एटमॉस्फेयर में जाएगी, और ये जो एसिडिक नेचर का जो इसका ये HNO3 है ये भी एटमॉस्फेयर में नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट का बहुत ही प्रेशर रहता है, और इन्वायरमेंट के लिए भी नहीं सही है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग जो स्टीम है सबसे पहले इसको कंडेंस कराते हैं, ठीक है। तो इसको कंडेंस कैसे कराते हैं, कि हमारे पास ये एक एयर लेते हैं, ठीक है, एयर को फिल्टर किया, और ये एयर को ब्लोवर की सहायता से, चूंकि एयर एटमॉस्फेयर से ही ले रहे हैं तो एयर ठंडी होगी, 20-30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, ठीक है। तो इस ठंडी एयर को इस स्टीम जो आ रही है, स्टीम के साथ ये सब भी हैं, ये चीज ध्यान में रहे, इसी से क्या करते हैं, इसको
इस एयर को गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। जब एयर को गर्म करेंगे तो ये स्टीम वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये खुद ठंडा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हॉट एयर हो गया ये, ठीक है। हॉट एयर गर्म होकर निकल जाएगी और जो ये वाला पोर्शन है ये खुद ठंडा होगा, ठीक है। तो जो इसमें स्टीम वाला पोर्शन है वो कंडेंस होकर निकल जाता है, ठीक है, उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमोनिया है और फिर अमोनियम नाइट्रेट है, HNO3 है, ये चीज़ें क्या होती हैं, कंडेंस नहीं होती हैं। तो जो कंडेंस नहीं होती हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चूंकि ये कंडेंस नहीं होंगी तो गैसियस फॉर्म में होंगी, तो इसलिए इसको गैसियस फॉर्म में निकाल के क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रबर है। स्क्रबर मतलब कि ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इस अमोनिया को NH3 और HNO3 को एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है। ऊपर से पानी स्प्रे करते हैं, ठीक है, ऊपर से पानी यहाँ पे गिरता है, नीचे से ये चूंकि अमोनिया और HNO3 चूंकि गैसियस फॉर्म में है तो ये ऊपर उठती हैं, और जो अमोनिया HNO3 है ये पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अब पानी में डिजॉल्व होने के बाद जो होता है, पानी में डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा कि ये डिजॉल्व होने के बाद एक स्टोरेज टैंक होता है, उसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पानी भी है, अमोनिया भी है और HNO3 पे जो कि लिक्विड में सब एब्जॉर्ब है, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है इसको सर्कुलेशन करने के लिए, ठीक है, कि जो यहाँ पे आया अमोनिया और HNO3 स्क्रब होने के बाद में स्टोरेज टैंक में स्टोर हुआ और उसी पंप की सहायता से इसको क्या करते हैं, इसको वापस भेजते रहते हैं, ठीक है। और जब एक कंसंट्रेशन क्या होता है कि जब इस लाइन में मतलब कि अमोनिया और HNO3 का जब कंसंट्रेशन इस वाले टैंक में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि ठीक है अब ज़्यादा हो गया, तो क्या करते हैं, इसको इस लाइन के द्वारा क्या करते हैं, फिर से वापस हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर में यहाँ पे डाल देते हैं वापस ला के, ठीक है, रिसाइकिल कर लेते हैं। लेकिन जब तक इसका कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है एक लिमिट तक, तब तक क्या करते हैं, इस पंप के द्वारा इसी में रिसर्कुलेट कराते रहते हैं, ठीक है। यहाँ से आया, इसमें एब्जॉर्ब हुआ, इस टैंक में आया, फिर इस टैंक के थ्रू इस पंप सक्शन लिया, यहाँ से पंप सक्शन लेके फिर क्या किया, ऊपर से स्प्रे किया, ठीक है। और जब पानी की कमी होती है तो यहाँ से फ्रेश वाटर क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो नॉर्मल पानी होता है, साफ पानी, उसको यहाँ से ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जब इसको यहाँ भेजेंगे, जब इसका कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो गया, मतलब काम लायक हो गया, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन दिया हुआ है ये भेज देते हैं हम लोग इधर कहीं रिएक्टर में, इनलेट में लाके मिला देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इससे पानी कमी हुई, जब भेजेंगे तो कमी होगा, तो वो मेकअप करने के लिए, पानी को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ से मेकअप करते रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जो इसका स्टीम वाला पोर्शन निकला उसका हो गया, ठीक है। लेकिन जब 98.5% अमोनियम नाइट्रेट मिला तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब चूंकि कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं कि 98.5% है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है और इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है। तो अब इसको क्या है, लिक्विड फॉर्म में, इसको हमको सॉलिड फॉर्म में चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे ला के हम लोग इस बेल्ट पे डाल देते हैं। ये क्या है, वाटर कोल्ड SS कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। मतलब कि कन्वेयर एक टाइप का होता है, इस टाइप का, जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे, इस टाइप का पट्टा चलता है, ठीक है। जैसे साइकिल का चेन होता है, ले सकते हैं कि साइकिल चेन एक इधर से चलता है कि इधर से, ठीक है, चेन ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, ऐसे जाता है और फिर ये इधर से, तो ये एक पट्टे टाइप का होता है, ठीक है, मतलब इस टाइप का पट्टा आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी पे क्या करते हैं, जो लिक्विड अमोनियम नाइट्रेट आया उसको इस पे डालते हैं, ठीक है। और जो ये पट्टा है ये चूंकि नीचे पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, कूलिंग वाटर में, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसको ठंडा करता है, और ठंडा करके क्या है, ये फिर ऊपर जाता है, ठीक है। जब ये ऊपर गया तो इस पे क्या अमोनियम नाइट्रेट आता है, और चूंकि जो मेटल है वो ठंडा है, काफ़ी ठंडा होता है, तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद ये जो अमोनियम नाइट्रेट है लिक्विड वाला, ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर जो ये गर्म हो जाएगा, जो ऊपर वाला पोर्शन गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने के बाद फिर से ये रोटेट होता रहता है, तो फिर से ये पानी में आएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या एक पोर्शन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, डॉक्टर ब्लेड या गाइड ब्लेड बोलते हैं, डॉक्टर ब्लेड, मतलब कि जो इसके ऊपर पट्टे के ऊपर जो अमोनियम नाइट्रेट होगा सॉलिड फॉर्म में, उसको अलग करने के लिए, समझिए खुरचने के लिए, ठीक है, खुरच के उसको अलग करते हैं। और एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइपर बोलते हैं। चूंकि पानी से ये ठंडा हो रहा है
तो इस पट्टे पे पानी भी लग जाता है, तो पानी इसमें मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई बनाना है अमोनियम नाइट्रेट को, तो पानी इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये एक वाइपर लगा होता है, मतलब पानी को पोंछने के लिए कि इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट घूम के फिर जाएगा, ये ऐसे करके घूम के जाएगा, तो ये इसमें क्या है, पानी नहीं जाए, तो पानी को साफ करने के लिए एक वाइपर लगा होता है। ठीक है, ये ऐसे घूम के जाता है, तो यहीं बीच में एक वाइपर लगता है कि पानी को ये साफ करके निकाल देगा कहीं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब ये डॉक्टर ब्लेड से इसको जब अलग कर लिए, तो अब ये हम इसको लाते हैं ग्राइंडर में। ठीक है, ये क्या है, ग्राइंडर है। अब ग्राइंडर में क्या करेंगे, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे इसको। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप लोग मॉस में पढ़े होंगे या मोनेसियस में ग्राइंडर क्या होता है। ग्राइंडर में इसको ग्राइंड किए, अब इसका क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये जो वाला पोर्शन है ये क्या है, बकेट कन्वेयर है एक। ठीक है, बकेट कन्वेयर, BUCKET, बकेट कन्वेयर, बकेट कन्वेयर। ये क्या था, बेल्ट कन्वेयर था, ये बकेट है। इसमें क्या है, बाल्टी बंधी रहती हैं छोटी छोटी। ठीक है, जो ग्राइंड की हुई मटेरियल है उसको ऊपर लेके जाती हैं, और यहाँ पे ये है आपका स्क्रीन है, ये SCREEN स्क्रीन। इसमें क्या होता है, इसको साइज को सेपरेट करते हैं, क्योंकि ग्राइंड किया तो इसमें अलग अलग साइज का रहेगा, तो उसको एक पर्टिकुलर साइज का बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो इस स्क्रीनर में डालते हैं, तो जो हमारा डिजायर्ड साइज है उसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सेपरेट होके उसको हम लोग यहाँ पे कूलिंग और कोटिंग ड्रम होता है, दोनों एक ही में होता है, कूलिंग और कोटिंग ड्रम, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसमें डालते हैं। ठीक है, और स्क्रीन होने के बाद जो ओवर साइज मिला, मतलब जिसके साइज थोड़े ज़्यादा है, उसको क्या करते हैं, फिर से यहाँ से इकट्ठा करके वापस ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, रिसाइकिल करके, ये जो लाइन दिख रही है रिसाइकिल करके फिर से वापस ग्राइंडर में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है, यहाँ से ग्राइंड होके गया बकेट कन्वेयर के द्वारा, ये बकेट कन्वेयर है, इसके द्वारा स्क्रीन में गया, और जो हमारा डिजायर्ड साइज उस साइज के जो मिल गए हमारा अमोनियम नाइट्रेट, उसको हम लोग यहाँ पे कूलिंग एंड कोटिंग ड्रम में डाल दिए, और बाकी जो ओवर साइज है उसको हम लोग रिसाइकिल कर दिए। ठीक है, तो इस कूलिंग और कोटिंग ड्रम में यहाँ पे एक तो कूलिंग का काम होता है, जो हमारा प्रोडक्ट मिला अभी गर्म रहता है, उसको हमको एम्बिएंट टेम्परेचर पे लाना है, तो वहाँ पे उसकी कूलिंग कर लेते हैं, और इसी ड्रम में क्या करते हैं, इसकी कोटिंग कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, तो इसकी कोटिंग करते हैं कि जो इसका एक्सप्लोसिव नेचर है वो खत्म हो जाए, और उसका हम लोग एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकें। तो जो आप लोग पढ़े थे रॉ मटेरियल में कीजे लगूर और डाईएटोमेसियस जो अर्थ था, उसी चीज़ का यहाँ पे क्ले जो बताया था मैंने, उसका यूज करके यहाँ पे डाल देते हैं, तो उसकी लेयर चढ़ जाती है, और जो यहाँ पे हमको यहाँ पे दानेदार मिल जाता है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैग में इकट्ठा करके हम लोग सप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ पूछ लेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका एक और मेथड देख लेते हैं। जो प्रीलिंग टावर मेथड था, प्रीलिंग प्रोसेस, क्या प्रीलिंग प्रोसेस जो था, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो देखिए सब कुछ यहाँ पे लगभग सेम ही है। यहाँ पे अमोनिया स्टोरेज टैंक है, और ये HNO3 स्टोरेज टैंक है, दोनों को गर्म किए, यहाँ पे वेपर अमोनिया और यहाँ पे लिक्विड HNO3, दोनों क्या हुआ, इस रिएक्टर में गए, रिएक्टर और SS रिएक्टर न्यूट्रलाइजर। ठीक है, यहाँ पे सेम वैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा लाइन से, ये एक रिसर्कुलेशन पंप होता है, यहाँ पे जो मेल्टेड अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा उसको रिसर्कुलेट कराएंगे यहाँ पे, जब तक उसकी क्वालिटी नहीं मिलती है तब तक। ठीक है, और उसके बाद जब उसकी क्वालिटी मिल जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिसर्कुलेट करना बंद करके हम लोग आगे यहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो वेपर है उसको यहाँ पे कंडेंस किया। ठीक है, यहाँ पे कंडेंस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडेंस करने से सारा वेपर इसमें नहीं निकल जाता है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन इसका होता है बाकी जो हम लोग पीछे पड़े उससे काफ़ी कम होता है, 75% तक ही कंसंट्रेशन का मिलता है इसमें। तो
इसका मतलब ये है कि इसमें 25% पानी है, तो इस पानी को निकालने के लिए पिछले में क्या था 98.5% था, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिला 75%। तो इस 75% में जो 25% पानी है उसको क्या करते हैं, एक वैक्यूम इवेपोरेटर में ले जाते हैं, ठीक है, वैक्यूम इवेपोरेटर में ले जाते हैं। ये जो इजेक्टर लगा हुआ है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए सिस्टम में, इस इवेपोरेटर में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए लगा हुआ है इजेक्टर, ठीक है। तो इस वैक्यूम इवेपोरेटर में क्या करते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 95 टू 98% का। अब इसको क्या करते हैं, प्रीलिंग टावर में भेजते हैं, ठीक है। प्रीलिंग टावर में क्या है, नीचे से देखिए एयर जा रही है, कंडीशन एयर, और नीचे से हमारा अमोनियम नाइट्रेट के जो प्रिल्स हैं वो यहाँ हमको मिल जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको रोटरी ड्रायर में ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद कूलिंग एंड कोटिंग मीडियम में उसको कूलिंग और कोटिंग कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बैग में भर के भेज देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक कंडीशन एयर दिख रही होगी, कंडीशन एयर मतलब ये जिसमें स्टीम है उसको स्ट्रिपिंग कराने के लिए हम लोग बाहर से एयर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो एयर देंगे वो ऑयल फ्री होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई फॉरेन मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिपिंग के द्वारा स्टीम को लेके भाग जाता है रिमूव करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही पिछले वाले में भी जो स्टेंजल प्रोसेस था उसमें भी हम लोग एयर नीचे से दे रहे थे, देखिए उसको बताना मैंने भूल गया। तो उसका भी मेन मकसद यही है कि जो इसमें स्टीम है उसको स्ट्रिप आउट कराने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद है इसमें मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको बनाने में कौन कौन सी मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आती हैं। पहला है कोरोजन, आप लोगों को बताया ही मैंने कि जो HNO3 का जो टेम्परेचर हम लोग जब 160 डिग्री सेल्सियस पहुंचाते हैं गर्म करके, जो सेकेंड अमोनियम जो सेकेंड HNO3 प्री हीटर था, तो उसके बाद क्या है, काफ़ी कोरोजिव नेचर का हो जाता है। मतलब कि HNO3 जो है 160 डिग्री सेल्सियस पे काफ़ी कोरोजन करता है, मतलब कि बहुत जंग लगाने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए स्पेशल एक जो टेंटेलम एलॉय था उसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जो कि काफ़ी महंगा होता है, तो इसका अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। तो ये एक इसका मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है कि जो पहले बहुत पहले जो क्रिस्टलाइजर यूज किए जा रहे थे वहाँ पे वो पैडल टाइप के ग्रेनर थे, ठीक है, पैडल टाइप ग्रेनर यूज हो रहे थे, जिससे हमको क्या हो रहा था कि जो क्रिस्टल जो ग्रोथ फॉर्मेशन था वो काफ़ी अच्छा नहीं हो रहा था, क्रिस्टल सही नहीं बन पा रहे थे। तो इसलिए बाद में एक ओस्लो क्रिस्टल क्लासिफायर यूज़ किया गया, ओस्लो क्रिस्टल क्लासिफायर, जो कि ये सारी प्रॉब्लम इसको दूर कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेपर निकल रही थी उसमें अमोनिया भी थी, HNO3 भी थी, ठीक है। तो और उसके साथ ही ये जो है एक्सप्लोसिव नेचर का भी है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो किसी भी हालत में 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये भी इसका एक सेफ्टी पॉइंट अभी से एक भी मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में ही आता है, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशनड एयर जो रिक्वायर है वो कंडीशनड एयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। चूंकि जो इसमें एयर दे रहे थे हम लोग वो एम्बियंट एयर ही दे रहे थे, ठीक है। तो एम्बियंट मतलब मौसम जैसे जैसे चेंज होगा वो एयर की क्वालिटी भी चेंज होगी। क्वालिटी मतलब कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, सपोज करिए मौसम चेंज होगा, बरसात के मौसम में क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि पानी जो हवा है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। तो उस टाइम पे जब ड्रिलिंग टावर में हम लोग एयर डालेंगे तो जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट है उसमें पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी भी दिक्कतें आती थी, लेकिन स्टेंजल प्रोसेस में ड्रिलिंग टावर यूज नहीं करते हैं, तो उसका फायदा एक ये भी है कि वो किसी भी कंडीशन में कोई भी मौसम हो उसमें यूज कर सकते हैं, उसका ये एक एडवांटेज है, ठीक है। और स्टेंजल प्रोसेस का एक और एडवांटेज है कि देखे होंगे आप लोग ध्यान से कि स्टेंजल प्रोसेस में इवेपोरेटर नहीं यूज हो रहा है, क्या इवेपोरेटर यूज नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इवेपोरेटर यूज नहीं करने से हमारा कितना पैसा बच गया। इवेपोरेटर नहीं यूज हो रहा है, प्रीलिंग टावर्स अगर प्रिल्स हमको नहीं बनाना है तो प्रीलिंग टावर्स एक जो 100 से 150 मीटर के होते हैं वो सोचिए कि उसका कितना पैसा बच गया। तो ये सारे इसके मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं।
अगला जो था इसमें कि इंडिया में कहाँ कहाँ इसके प्लांट है अमोनियम नाइट्रेट के। अमोनियम नाइट्रेट के जो प्लांट हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। एक तो जो है दीपक फर्टिलाइजर जो अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, और दूसरा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर RCF करके, ठीक है। तो ये दो जगह इंडिया में बन रहे हैं, और भी जगह बन रहे होंगे, आप लोग इसको खोज के लिख लीजिएगा। तो दो जगह भी अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। एक अमोनियम नाइट्रेट होता है HDAN, आपको मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और एक होता है LDAN। HDAN मतलब कि हाई डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट, जो जिसको हम लोग फर्टिलाइजर ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, और एक होता है लो डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव ग्रेड का या टेक्निकल ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट, इसको TAN भी बोलते हैं, TAN मतलब कि टेक्निकल ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट, LDAN को, जो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ठीक है। तो जो दीपक फर्टिलाइजर है वहाँ पे दोनों बनते हैं, LDAN और HDAN दोनों बनते हैं। तो ये रहा इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।